हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप खुल्लर और इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनियन पार्लियामेंट की। यूनियन पार्लियामेंट के ऊपर एक ऑलरेडी लेक्चर डिलीवर्ड है जिसमें राज्यसभा की बात की गई है। इस लेक्चर में हम बात करेंगे लोकसभा की। तो शुरुआत करते हैं इसकी कॉम्पोजिशन बनतर के साथ। तो इसमें हम मैक्सिमम सीट्स देखते हैं 552 सीट्स। उनमें से 530 सीट्स रिजर्व होती हैं स्टेट्स के लिए, 20 सीट्स रिजर्व होती हैं यूनियन टेरिटरीज के लिए और 2 सीट्स रिजर्व होती हैं एंग्लो इंडियंस के लिए। तो एंग्लो इंडियंस वो होते हैं जिनके या तो मदर या फादर इंग्लैंड के होते हैं। उसके बाद इसकी क्वालिफिकेशन में हम देखेंगे कि सबसे पहले पर्सन शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड देन ही शुड बी completed 25 ईयर ऑफ एज। देन रजिस्टर्ड वोटर होना चाहिए इंडिया की कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से। एंड उसके बाद अगर बात की जाए डिस्क्वालिफिकेशन की, तो सबसे जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि मतलब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का केस नहीं बनना चाहिए। इसका मतलब जो लोकसभा के चुनाव लड़ रहा है वो सरकारी मुलाजिम नहीं होना चाहिए, सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट का। तो अगर वो ज्वाइन करता है कैंडिडेट अपने आप को नॉमिनी डिक्लेयर करवाता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से, तो उसको अपनी जो जॉब होगी वो छोड़नी पड़ती है। देन वो अनसाउंड माइंडेड नहीं होना चाहिए, इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, उसने कहीं फॉरेन की जो सिटीजनशिप होती है वो नहीं ली होनी चाहिए। और साथ ही साथ जो भी पार्लियामेंट के कानून है उसके अकॉर्डिंगली भी वो फिट बैठना चाहिए, डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए। ये टेबल है जिसमें हम देख सकते हैं कि हर एक स्टेट के कितने कितने लोकसभा की सीट्स इनको मिली हुई हैं। मिनिमम की बात करें तो मिजोरम और नागालैंड ऐसी स्टेट्स है जहां पर एक एक सीट्स लोकसभा की हमें देखने को मिलती है। बात करें अगर पंजाब की तो यहाँ पर 13 सीट्स देखने को मिलती है। मैक्सिमम की अगर बात करें तो वो हमें उत्तर प्रदेश की 80 सीट्स देखने को मिलती हैं। आगे हम बात करेंगे एलोकेशन ऑफ सीट्स, यानी कि जो सीट्स हैं उनका आवंटन कैसे होता है, किस स्टेट को कितने एमपीज मिलेंगे लोकसभा में। ये डिपेंड करता है कि किस स्टेट की पॉपुलेशन कितनी है। तो आर्टिकल 82 जो है उसमें इसकी बात की गई है कि कितनी पॉपुलेशन होगी उसी के अकॉर्डिंगली स्टेट में हमें एमपीज देखने को मिलेंगे, उसी के अकॉर्डिंगली कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनेंगी। फिर 42nd अमेंडमेंट 1976 में होती है, तो वहां पर हम देखते हैं कि जो पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंगली नहीं, ये बोल दिया जाता है कि जितनी पुराना चलता आ रहा है उसी के अकॉर्डिंगली ही जो सीट्स हैं रिजर्व रहेंगी, यानी कि इंक्रीज नहीं होंगी अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। एंड देन अगेन 2002 में हम देखते हैं कि 84 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होती है उसमें भी जो नंबर ऑफ सीट्स होती हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी की उनको फ्रीज कर दिया जाता है 2026 तक। यानी कि जिस स्टेट की जितनी सीट्स हैं लोकसभा की उतनी ही रहेंगी। इसका एक मेन कारण ये है कि गवर्नमेंट के बहुत सारे इनिशिएटिव्स होते हैं जहां पर पॉपुलेशन कंट्रोल की बात की जाती है। तो अगर पॉपुलेशन को एक जरिया बना लिया जाएगा कि उस अगर पॉपुलेशन बढ़ती है तो नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी इंक्रीज होंगी, तो कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट की जो स्कीम है कि पॉपुलेशन को कैसे बढ़ने से रोका जाए वो फेल होते हुए हमें देखने को मिल सकती हैं। उसके बाद रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, तो शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो होती हैं उनके लिए रिजर्वेशन देखने को मिलती है हमें लोकसभा में। देन इलेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ लोकसभा, तो जो यहाँ पर इलेक्शन होंगे, जैसे हमने बात की कि मैक्सिमम जो सीट्स होती हैं वह वो होती हैं 552। इसमें से हमें देखने को मिलती है कि 543 सीट्स ऐसी हैं जहां पर इलेक्शंस होते हैं और प्रेजेंट टाइम में 543 सीट्स के ऊपर ही इलेक्शंस होते हुए हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें हम स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को इंक्लूड करते हैं। आगे हम देखते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि भारत में जिसकी एज 18 साल से ऊपर है, ही और शी हैज राइट टू वोट। जब देश का संविधान बनता है तो उस वक्त ये एज 21 साल थी, मगर 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होती है 1989 में, उसके बाद जो 21 साल एज थी उसको घटा के 18 साल कर दिया गया। जॉइंट इलेक्टोरेट सिस्टम देखने को मिलता है जहां पर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, उस एरिया के जो भी वोटर्स होते हैं
उसमें अपने कैंडिडेट्स को वोट करते हैं जो भी उनके चुनाव के दौरान इलेक्शन लड़ते हैं। सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, यानी कि जिस भी एरिया में चुनाव हो रहे हैं वहां पर हमें एक ही मतलब मेंबर देखने को मिलता है। विनर जो होगा वो एक ही होगा, हर एक एरिया का एक एमपी हमें देखने को मिलता है। सीक्रेट बैलेट का इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब ये है कि किसने किसको वोट की ये किसी भी दूसरे व्यक्ति को नहीं पता चलता इसके बारे में, यानी कि आपकी जो जिसको भी आप वोट करते हो वो दूसरे व्यक्ति को नहीं पता लगेगा, यानी कि आप ये चीज कभी भी डिस्क्लोज नहीं होती। देन टेन्यूर कितना होता है लोकसभा के एमपीज का, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वैसे तो इनका 5 ईयर का टेन्यूर होता है, मगर वो फिक्स नहीं होता। अगर मान लो कि इमरजेंसी लग जाती है तो ऐसी सिचुएशन में उनका जो 5 साल का टेन्यूर है वो बढ़ सकता है, 5 साल से ऊपर भी जा सकता है। 1 साल के लिए इमरजेंसी के दौरान इनका जो टेन्यूर है वो बढ़ सकता है। उसके बाद डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, तो लोकसभा जो है वो भंग भी हो सकती है। कैसी कंडीशन में? अगर जो मंत्रिमंडल है राष्ट्रपति को बोल दें कि वो अपना त्याग पत्र उनको देना चाहते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में जो सरकार होगी गिर जाएगी। 2014 में जब 13वीं लोकसभा थी तो उस दौरान हम देखते हैं कि जब श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी तो उन्होंने अपना त्याग पत्र दे दिया था राष्ट्रपति को। तो अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं हुआ था उनका उनका तो पहले ही उनकी सरकार जो थी वो भंग हो गई थी। सेशन जो है वो 3 हमें देखने को मिलते हैं। BMW, बी मीन्स बजट सेशन, M मीन्स मॉनसून सेशन एंड W मीन्स विंटर सेशन। कोरम का मतलब होता है हिंदी में गन पूर्ति, यानी कि कितने परसेंट एमपीज प्रेजेंट होंगे तो तभी सदन की कार्रवाई चलती है। वो नंबर है 10% या 1/10। बात की जाए अगर प्रिजाइडिंग ऑफिसर की, तो वो होते हैं स्पीकर। स्पीकर एमपी में से ही नियुक्त होते हैं और उसके बाद एक डेप्टी स्पीकर को भी नियुक्त किया जाता है। इन केस अगर स्पीकर प्रेजेंट नहीं है तो उनकी गैर मौजूदगी में डेप्टी स्पीकर जो होते हैं वो सभी स्पीकर के काम करते हैं और इनके पास वोट करने का अधिकार नहीं होता। जो स्पीकर होते हैं ये वोट नहीं करते किसी भी बिल जब बनता है उस दौरान। तो इन केस अगर टाई हो जाता है तो वो सिचुएशन में इनके पास वोट करने का अधिकार होता है लोकसभा में, बट अदरवाइज इनके पास अधिकार नहीं होता। बात की जाए अगर लैंग्वेज की कि कौन सी लैंग्वेज लोकसभा में एमपीज यूज कर सकते हैं, तो वो है हिंदी और इंग्लिश। इसी के साथ ही साथ साथ विद प्रायर परमिशन अपनी जो जो भी शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं, जो 22 लैंग्वेजेस हैं, उनमें से भी कोई भी लैंग्वेज इस्तेमाल की जा सकती है। आगे हम बात करेंगे पावर एंड फंक्शंस ऑफ लोकसभा। लोकसभा को अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। इसको हम लोअर हाउस का भी नाम देते हैं। लेजिस्लेटिव पावर्स की सबसे पहले हम बात करेंगे क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण काम होता है। और जब हम बात करते हैं लेजिस्लेटिव पावर की तो इसमें हम देखते हैं कि साथ ही साथ राज्यसभा के भी करीब करीब वही काम होते हैं जो लोकसभा के होते हैं, मगर कुछ एक एरियाज ऐसे होते हैं जहां पर लोकसभा के पास कंपैरेटिवली पावर ज्यादा होती है। तो सबसे महत्वपूर्ण जो काम होता है इनका लेजिस्लेटिव वर्क होता है, यानी कि देश के लिए कानून बनाने का काम लोकसभा करती है। इसके साथ साथ जो रेसिडुअरी पावर होती है वो भी इनके पास ही होती है। देखो जो पावर्स होती हैं या हम बोल सकते हैं कि सब्जेक्ट्स, कौन से सब्जेक्ट के ऊपर कौन कानून बना सकता हो। एक होती है यूनियन लिस्ट जिसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार पार्लियामेंट के पास होता है। दूसरी होती है स्टेट लिस्ट, उसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार होता है स्टेट गवर्नमेंट्स के पास। और उसके बाद हम देखते हैं कि रेसिजुअरी जो होती है उसमें ये वो वाले पावर्स है जिसकी बात इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं की गई। तो इसके ऊपर जो कानून बनाने का अधिकार है वो हमेशा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही रहता है। और इसके साथ साथ हम देखेंगे कि जॉइंट सिटिंग का प्रावधान भी होता है। जॉइंट सिटिंग में देखते हैं कि इन केस अगर मान लो
जैसे लोकसभा और राज्यसभा है, तो एक सदन से बिल पास हो गया, दूसरे से सदन से बिल पास नहीं हो रहा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि जॉइंट सिटिंग बुलाई जाएगी राष्ट्रपति के द्वारा, और जो जॉइंट सिटिंग होगी वहां पे रूल्स एंड रेगुलेशन जो होंगे लोकसभा वाले फॉलो किए जाएंगे। तो क्योंकि लोकसभा के जो मेंबर होते हैं नंबर वाइज वो ज्यादा होते हैं, तो इसीलिए ज्यादा चांसेस रहते हैं कि जो लोकसभा की डिमांड होती है, अगर मान लो लोकसभा वाले एमपी चाहते हैं कि बिल पास होना चाहिए, तो मान के चलो वहां पे बिल पास होने के चांसेस हमेशा ज्यादा रहते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे फाइनेंशियल पावर्स की। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि राज्यसभा के मुकाबले लोकसभा के पास फाइनेंशियल पावर्स ज्यादा होती हैं। इसका सिंपल सा कारण ये है कि जो लोकसभा के एमपीज होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड हैं बाय द सिटीजन ऑफ इंडिया। तो इसीलिए जो भी रेवेन्यू होता है भारत के लोगों का, उसके ऊपर डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली भारत के लोगों का ही अधिकार होता है, क्योंकि लोकसभा के एमपी उन्हीं के द्वारा चुने गए हैं। और यहाँ पर एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है वो होता है मनी बिल, जिसकी बात हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 110 में की गई है। तो ये ऐसा बिल होता है जो सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होता है, राष्ट्रपति की प्रायर परमिशन से ही इंट्रोड्यूस होता है। मनी बिल है या नहीं, ये लोकसभा स्पीकर डिसाइड करता है। और जब ये राज्यसभा में जाएगा, उनके पास ये ऑप्शन होती है कि या तो एज इट इज फर्दर भेज दें राष्ट्रपति को और वो बिल बन जाएगा कानून, और दूसरा होता है कि वो 14 डेज तक अपने पास रखेंगे, उसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लेते, वो ऑटोमेटिकली वहां से पास समझा जाएगा और फर्दर राष्ट्रपति के पास चला जाएगा। और तीसरा होता है कि ये रिकंसिडरेशन के लिए लोकसभा को भेज सकते हैं वो बिल। तो ये डिपेंड करेगा लोकसभा के ऊपर कि उसमें वो कुछ बदलाव करते हैं या नहीं। तो वो बदलाव करें या ना करें, वो फर्दर आगे एज इट इज राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव, यानी कि जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं लोकसभा का, उनके ऊपर कैसे कंट्रोल होता है। तो अगेन कंपैरेटिवली राज्यसभा के, इनके पास यहाँ पर भी ज्यादा पावर होती है। वो कैसे? सबसे पहले जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं वो कलेक्टिवली सामूहिक तौर पे लोकसभा को लायबल होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और लोकसभा के पास ये भी अधिकार होता है कि वो सेंसर वोट ऑफ सेंसर पास कर सकते हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन भी वो ला सकते हैं लोकसभा में। वोट ऑफ सेंसर का मतलब होता है कि किसी एक मंत्री के खिलाफ वो मता लेके आ सकते हैं उसको निकालने के लिए। और नो कॉन्फिडेंस मोशन का मतलब ये होता है कि जब विपक्ष को लगता है कि जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो अभी फिलहाल के लिए मेजोरिटी में नहीं है, तो उनको अगर लगता है तो वो फिर बोलेंगे लोकसभा स्पीकर को, वो एक दिन निर्धारित करते हैं और उस दिन जो रूलिंग पार्टी होती है उन्होंने ये साबित करना होता है कि स्टिल दे हैव 50% मेजोरिटी। तो अगर ये साबित हो जाएगा तो वो अपना जो टेन्योर एज इट इज पूरा करते हैं फिर। उसके बाद हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट पावर की। तो अमेंडमेंट का प्रोविजन है, और अमेंडमेंट लोकसभा राज्यसभा के द्वारा शुरू की जा सकती है इन केस ऑफ कंफ्लिक्ट। तो इस अगर मान लो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो रही है, तो उसके ऊपर जॉइंट सिटिंग का प्रावधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं किया गया। इसके बाद हम देखेंगे मिससेलेनियस पावर, यानी कि ऐसी पावर बची खुची पावर जो होती हैं, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस का रिमूवल का जो रेजोल्यूशन होता है वो हमें लोकसभा या राज्यसभा में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जो भी लोकसभा के मेंबर्स को बेनिफिट्स मिलते हैं, जो भी प्रिविलेजेस इनके पास होते हैं, अगर कोई इनके अगेंस्ट जाता है तो ये उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं। साथ ही साथ जो राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं उसमें लोकसभा के एमपी पार्टिसिपेट करते हैं। अगर वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन है तो उसमें भी लोकसभा के मेंबर हमें पार्टिसिपेट करते हुए देखने को मिलते हैं। जो इमरजेंसी लगती है देश में, नेशनल इमरजेंसी, तो वो इन्हीं की मंजूरी के साथ ही हमें देखने को मिलती है। ऑर्डिनेंस की अगर बात करें, जिसको हम बोलते हैं अध्यादेश, तो
अध्यादेश जो देश में हमें देखने को मिलता है, उसमें रोल इनका इस तरीके से होता है कि जब ऑर्डिनेंस जो होता है वो राष्ट्रपति लेके आते हैं जब सेशन नहीं चल रहा होता, तो कोई देश के लिए बहुत ही जरूरी कानून है तो वो लेके आएंगे। अब उसकी वैलिडिटी होती है 6 महीने के लिए। जब सेशन स्टार्ट होता है तो तब से उसकी वैलिडिटी हो जाती है 6 हफ्ते के लिए। और ये डिपेंड करता है लोकसभा या राज्यसभा में अगर स्टार्ट होता है कि वो अब इसको परमानेंटली बिल बनाना चाहते हैं या नहीं बनाना चाहते हैं, तो ये कंप्लीटली इन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है।